अब ये बात नेहरू के सामने आई कहाँ से थी? तो ये बात नेहरू के सामने मैं कह सकता हूँ कि जब माउंटबेटन इनको एडवाइस दे रहे थे तो शायद वहां से निकल कर आई होगी, इनको अच्छी लगी होगी तो उन्होंने कह दिया होगा। ठीक है, अब ये ऊपर आपके डिपेंडेंट करता है कि नेहरू के आप यहाँ पे गलत समझोगे सही समझोगे, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि जो फैक्ट है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। सही। चलिए, अब इसी समय दिसंबर का महीना आ गया। दिसंबर 1947 को नेहरू जो है यूएन पहुंच गए, यूनाइटेड नेशन पहुंच गए इस युद्ध के खिलाफ जो अभी चल रहा था ट्राइबल और भारतीय सेना में कश्मीर में, श्रीनगर में। तो नेहरू जब यूएन पहुंचे तो इन्होंने वहां पर चैप्टर 6 के तहत अपनी कंप्लेंट को दाखिल करा दिया। कौन सा चैप्टर 6? अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर दो चैप्टर हैं, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। ठीक है, चैप्टर 7 में क्या अंतर है और 6 में क्या अंतर है? चैप्टर 7 में अगर देखा जाए तो अगर आप इसके तहत अपनी कंप्लेंट दाखिल करवाते हैं तो यूएन का जो भी फैसला होता है सिक्योरिटी काउंसिल का वो मानना पड़ता है, बाध्य हो जाते हैं मानने के लिए। और जो चैप्टर 6 है अगर आप उसमें कंप्लेंट दाखिल करवाते हैं तो यूएन का जो फैसला है उस पर आप लोग बाध्य नहीं होते हैं मानने के लिए। तो यहाँ पर नेहरू ने चैप्टर 6 के तहत यूएन में इस बात की शिकायत कर दी, पाकिस्तान ने अपनी सेना भेजी है और ये एक युद्ध के समान है, तो यूएन इसमें दखल करे तथा पाकिस्तान की सेना को कहे कि वो वापस जाए। अब नेहरू को लग रहा था कि लोकतंत्र के प्रेमी है अमेरिका, वहां के संविधान में वर्णित है कि कोई भी देश किसी भी देश को गुलाम नहीं बना सकता, लोकतंत्र होना चाहिए हर जगह पर। तो इसलिए इसको लगा कि अमेरिका हमारा साथ देगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर यूएन में अमेरिका, यूएसए और यूके ने नेहरू के खिलाफ या भारत के खिलाफ अपने वक्तव्य दे दिए, अपनी वोट यानी कि भारत के खिलाफ कर दिया। अब यहाँ पर नेहरू का यह भी भ्रम टूट गया कि ये हमारे साथ यहाँ पर इस तरह से कर रहे हैं, राजनीति हो गई यहाँ पर खुलेआम। अब नेहरू यहाँ से वापस आए और क्योंकि अब देखो यहाँ पर ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है, ये 31 दिसंबर 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा नहीं रहा, ये अब 31 दिसंबर 1947 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, यूएन में जा चुका है। और यूएन में जा चुका है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक संकल्प आएगा यूएन का। तो 21 अप्रैल, अभी आप मुझे लगता है चैप्टर 6 और चैप्टर 7 समझ गए, सो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल कड़ी वाइज चल रहा है, डेट वाइज चल रहा है, आपको कोई भी फैक्ट नहीं छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, 21 अप्रैल 1948 को यूएन का एक संकल्प आया और इस संकल्प को अगर आपको समझना है तो आप 3 हिस्सों को तोड़कर इस यूएन के संकल्प को समझ सकते हैं। पहला, संघर्ष विराम का ऑर्डर, आदेश, सीज फायर ऑर्डर। ठीक है, दूसरा यहां पर ट्रूस एग्रीमेंट, और थर्ड है अदर्स। ये यूएन के ऑर्डर को अगर आपको समझना है तो 3 हिस्सों में आप इसको तोड़ सकते हो। पहला संघर्ष विराम का, दूसरा ट्रूस एग्रीमेंट और तीसरा अदर्स के रूप। अब क्या था इसमें? अगर मैं पहले को देखूं तो इसमें पहले में कहा गया था कि दोनों देश की सेनाएं संघर्ष विराम का पालन करेंगी एवं 31 दिसंबर 1948 को जो भी यहाँ पर संघर्ष विराम फाइनल हुआ उसी से आपका LOC बनेगा, यानी युद्ध विराम हो जाएगा। ठीक है, 31 दिसंबर 1948 तक ऐसा यहां पर कहा गया। सही, तो यहीं से LOC की स्थापना हो गई। भारत की सेना जहां तक रुक गई वो LOC और वो निर्धारित हो गई, उधर पाकिस्तान में जो LOC वो निर्धारित हो गई।
उसमें से 1/3 हिस्सा कश्मीर का उधर चला गया और हमारे पास 2/3 हिस्सा बच गया। ट्रूस एग्रीमेंट को बड़ा महत्वपूर्ण है समझना आपके लिए, ट्रूस एग्रीमेंट, क्योंकि यही एक नया मोड़ लेकर आएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा ट्रूस एग्रीमेंट को। ये कहता है, ये मिटा रहा हूं बच्चों, ऊपर लिखूंगा थोड़ा। देखिए, इस दूसरे संकल्प यानी कि ट्रूस एग्रीमेंट में क्या कहा गया है? पहला, पाकिस्तान की जो श्रीनगर वैली में जो आर्मी है, ये पाकिस्तान अपनी आर्मी को वापस बुलाएगा, सबसे पहला ये। दूसरा, यहां पर ये कहा गया कि जो पाकिस्तान है, जो उसके ट्राइबल्स श्रीनगर वैली में पहुंच चुके हैं, यानी कि जो आदिवासी हैं पाकिस्तान के, श्रीनगर वैली से उनको कैसे वापस बुलाया जाए, इसका सारा जिम्मा पाकिस्तान का होगा, उनको वापस बुलाने का। तीसरा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें कहा गया, यूएन के द्वारा कहा जा रहा है, इसमें कहा गया कि जो पाकिस्तान, ये जो पहले स्टेप हैं, 2 स्टेप, यानी जब पाकिस्तान श्रीनगर से आर्मी वापस बुला लेगा और आदिवासियों को वापस बुला लेगा, तो तब यूएन का एक अधिकारी इन दोनों को देखेगा कि वहां पर ऐसा हो चुका है कि नहीं हो चुका। अगर ये दोनों कंडीशन ऊपर की सेटिस्फाई होंगी, तो इस अधिकारी के कहने पर ही यहां से भारतीय सेना पीछे हटेगी। ट्रूस एग्रीमेंट में इस प्रकार से 3 बातें कह दी गई, ठीक है। अदर्स में क्या रखा गया? तो अदर्स में यह कहा गया कि जैसे ही यहां पर शांति बहाल होती है, यानी कि भारत भी अपनी सेना हटा लेता है, पाकिस्तान भी अपनी सेना हटा लेता है, तो दोनों देशों की मर्जी से, दोनों देश अगर राजी हैं तो उनकी मर्जी से यहां पर जनमत संग्रह करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? जनमत संग्रह, ठीक है। क्योंकि नेहरू भी कह चले हैं इस बात को, जिन्ना भी इस बात को मान रहे थे कि जनमत संग्रह होना चाहिए। यहां पर ये सब काम किया गया, लेकिन आप सभी जानते हो कि जनमत संग्रह तब होगा जब पीओके भी से भी सेना चली जाएगी, लेकिन वो आज तक नहीं गई है, तो जनमत संग्रह को तो अब भूल जाइए। अब तो खैर होगा ही नहीं, क्योंकि धारा 370 भी हट चुकी है, वो पूरा कश्मीर हमारा ही है, ठीक है। ये कहा यूएनओ ने। अब हम लोग, मैंने आपको कहा था कि हम लोग इतिहास की एक दहलीज पर खड़े होंगे। अब हम लोग इतिहास की एक दहलीज पर खड़े हुए हैं। अब हम लोग संविधान की ओर खिसकेंगे, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 और 35A किस प्रकार से ऐड कर दिए गए, आर्टिकल 370 और 35A को ऐड कर दिया गया कैसे, तो अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पूरा इतिहास मैं तुम लोगों को समझा रहा था कि किस प्रकार यहाँ पर चलता चला गया कार्य, ठीक है। उसमें देखिए आगे बच्चों, यहां पर अब शेख अब्दुल्ला जो व्यक्ति थे, उनको नेहरू की सलाह पर कश्मीर में आपातकाल का प्रमुख बना दिया गया। अर्थात वहां पर उनके हाथ में बहुत सारे कार्य आ गए, और ये सारा का सारा हरि सिंह के सिग्नेचर से हो रहा था। ये सब कुछ हरि सिंह के कहने पर हुआ था, मतलब सिग्नेचर हरि सिंह ने किए थे, नेहरू के कहने पर हो रहा था। तो आपातकाल का प्रमुख किसको बना दिया गया? अब्दुल्ला को बना दिया गया, शेख अब्दुल्ला को। अब जब यहाँ पर शेख अब्दुल्ला को ये प्रमुख बनाया गया आपातकाल का, तो यहाँ पर संविधान लागू करने की बारी आई। तो आप याद कीजिए 1949 के आसपास हमारी जो संविधान सभा है, वो अपना कार्य जस्ट पूरा करने वाली है, ठीक है। 1949 के आसपास के टाइम का। इसी समय 1949 में दिल्ली में एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये 3 व्यक्ति शामिल होते हैं।
यहाँ पर इसी जो जून में मीटिंग हो रही है, ये इसी को कहा जा सकता है दिल्ली समझ। अच्छा, दिल्ली समझौता नहीं कह रहा हूं मैं, केवल यहाँ पर दिल्ली समझ कह रहा हूं, ठीक है। दिल्ली समझौता 1952 में हुआ है, ये 1949 की बात चल रही है, वैसे भी जून की बात चल रही है। तो यहाँ पर एक दिल्ली समझ को गठित किया गया अब्दुल्ला, पंडित नेहरू और पटेल के बीच में। इसमें अब्दुल्ला को मना लिया गया कि आप संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेज सकते हैं और आप हमारे संविधान में परमानेंटली कैसे आएंगे, इस बात पर विचार विमर्श संविधान सभा करेगी। यहाँ पर यह डिसाइड किया गया कि संविधान सभा एक विशेष प्रस्ताव से इन व्यक्तियों को संविधान सभा में ऐड किया जाएगा और ये 4 व्यक्ति होंगे जो जम्मू एंड कश्मीर का प्रतिनिधित्व करेंगे संविधान सभा में। अब 4 व्यक्ति कौन कौन से हुए? तो JNK के लिए बच्चों जो संविधान सभा में व्यक्ति ऐड किए गए थे वो मैं इधर लिख देता हूं, यहां। उनमें से पहले का नाम था शेख अब्दुल्ला। यही व्यक्ति जो शेख अब्दुल्ला थे, ये हमारे संविधान सभा में थे। दूसरे इनके बेहद करीबी माने जाने वाले, इनके लंगोटिया या कहे जाने वाले मिर्जा अफजल बेग। ये शेख अब्दुल्ला के बेहद करीबी रहते हैं, आगे भी इनका नाम चर्चाओं में रहेगा। तीसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पर मसूदी जो थे, ये भी जम्मू एंड कश्मीर के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे थे हमारे संविधान सभा में। और चौथे थे मोतीराम बेगड़ा। 3 मुस्लिम थे और 1 हिंदू थे। अब शेख अब्दुल्ला, अफजल बेग, मसूदी और मोतीराम जो है, ये चारों के चारों संविधान सभा में बैठे तथा जम्मू एंड कश्मीर का प्रतिनिधित्व करने लगे। यहीं से ही बच्चों संविधान सभा में बहस हुई। अच्छा, संविधान सभा की एक खास बात ये थी कि ये कहते थे कि हम कोई भी वोटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वोटिंग से मतभेद पैदा होते हैं। हम लोग जो भी निर्णय लेंगे वो सब लोग एक सभा में बैठे होंगे और पूर्ण बहुमत से निर्णय होगा। हम बातचीत करेंगे और बातचीत से जो भी निकलेगा बहुमत से निर्णय होना चाहिए, वोटिंग से नहीं होगा। मतलब डिवीजन नहीं होगा, वोट डिवीजन, बहुमत होना चाहिए। खास बात थी हमारी संविधान सभा के बारे में। अब यहाँ पर 370 कैसे आया, अब आपको इसको समझने की कोशिश करना है कि अब 370 किस प्रकार से यहाँ पर लाया जा रहा है। देखिए, यहां पर अगर 370 को देखा जाए तो 306A ये ड्राफ्ट में आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट में। आगे चलकर जब फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो यही 370 बन जाएगा, आर्टिकल 370। अब मैं इसको आपको पूरी अच्छे से समझाऊंगा। अच्छा हाँ, एक बात और सुन लीजिए आप लोग। इसका मसौदा तैयार करने की जिम्मेवारी, ऐसे तो आप लोग सभी जानते होंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे जो अध्यक्ष रहे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर रहे थे। लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर इससे कुछ खफा थे कि धारा 370 क्यों लाई जा रही है, आर्टिकल 370 बेकार आर्टिकल है, इसको जोड़ना नहीं चाहिए भारतीय संविधान में। इसलिए अयंगर जी को यहाँ पर इसकी जिम्मेवारी दी गई थी। IAS अधिकारी थे, इन्होंने बातचीत की शेख अब्दुल्ला से, पंडित नेहरू से, इन सब से बातचीत करके इन्होंने एक मसौदा तैयार किया जिस पर चर्चा होगी संविधान सभा में। तो हम आर्टिकल 370 को समझते हैं कि ये आर्टिकल बेसिकली क्या है, इसमें किस किस बातों का वर्णन किया गया है और किस किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को आर्टिकल 370 से पहले एक चीज को समझना चाहिए कि जो हमारे स्टेट थे इनको कुछ भागों में बांटा गया है। 4 श्रेणियों में इनको रखा गया है, A, B, C और D। इसको भाग 6 कह सकता हूं मैं संविधान का, इसको भाग 7, इसको भाग 8 और इसको भाग 9।
इस भाग 6 में कौन कौन से थे स्टेट? तो जो 1935 के अधिनियम के द्वारा जो भारतीय गणराज्य में जोड़े गए थे वे सारे के सारे भाग 6 में रखे गए हैं, ए में। भाग 7 में जो बिगड़ैल स्टेट थे, जो बिगड़ैल राज्य थे, जैसे कि हैदराबाद, जैसे कि J&K, ये सब कुछ भाग 7B में आ गए। भाग 8 में अगर देखा जाए तो इसमें आप लोगों के यहाँ पर मणिपुर, ऐसे राज्य आएंगे, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है, और ये सब राज्य भाग 8 में आ गए। अंडमान निकोबार को भाग 9 में रखा गया, ठीक है जी। तो भाग 6, 7, 8, 9 ये इस प्रकार से राज्यों के लिए बनाए गए। इसमें राज्यों के लिए विधि निर्माण एवं किस प्रकार से राज्य कार्य करेंगे ये सब कुछ लिखा हुआ होता है। अगर यहाँ पर मैं भाग 6 की बात करूं तो इसमें आर्टिकल 152 से 237 तक आर्टिकल जितने भी हैं वो भाग 6 में रखे जाते हैं, 237 तक आर्टिकल, ठीक है। भाग 7 की अगर मैं बात करूं तो इसमें मात्र एक ही आर्टिकल है, 238 आर्टिकल, आप सभी को पता भी होगा, बाद में हटा भी दिया जाएगा। खैर, सी में बात करूं मैं तो इसमें 239 से 242 तक है, 239 से 242 यहां तक आर्टिकल है, ठीक है। और आर्टिकल 9 में भी एक आर्टिकल है बच्चों, 243 आर्टिकल। तो यहां पर अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे तो आर्टिकल ये कहता था कि जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद के जो निजाम होंगे या राजा होंगे उनके पास एक स्पेशल स्टेटस होगा, उनको पेंशन दी जाएगी, उनके निजामत के खर्चे बिल्कुल अलग होंगे, शाही होंगे, सब कुछ उनकी चीजें। 238 में ऐसा कहा गया। लेकिन याद कीजिए जो शेख अब्दुल्ला है वो जो कहता था कि मैं हरी सिंह को यहाँ पर नहीं रहने दूंगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ करने वाला है शेख अब्दुल्ला। और ये वाला आर्टिकल जो है राज्यों के लिए बनाया गया था कि राज्यों में किस प्रकार से कार्य होंगे, तो शेख अब्दुल्ला इसके लिए कार्य करेगा या फिर संविधान सभा इसके लिए कार्य करेगी। यहाँ पर हालांकि बात ये है गौर फरमाने वाली कि पंडित नेहरू जो थे उन्होंने एक संविधान संशोधन किया जिसको बोलते हैं हम 17th अमेंडमेंट एक्ट 1956। 7वां संविधान संशोधन करके पंडित नेहरू ने इसमें 7वें भाग को यानी बी को खत्म कर दिया, नो को भी खत्म किया गया और इस अंडमान निकोबार को इसमें जोड़ दिया गया। कहा गया कि दो ही टाइप के राज्य होंगे, एक तो पूर्णतः स्टेट राज्य होंगे, दूसरे यूटीज होंगे, और बाहर के यूटीज बन गए और बाकी के स्टेट बन गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत पंडित नेहरू ने यहाँ पर भाग 7 को तहत हैदराबाद एंड J&K को स्पेशल स्टेटस को समाप्त कर दिया, उनके राजाओं के स्पेशल स्टेटस को समाप्त कर दिया। अब समझते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया है कि आर्टिकल ये कौन सा है, अब समझते हैं 370 को, क्योंकि आर्टिकल आता तो फिर आप पूछते कि आर्टिकल क्या है, उसके बारे में हम लोग कैसे समझेंगे। आर्टिकल 370 इसको समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 370 को 3 हिस्सों में देखा जा सकता है, आर्टिकल 371, आर्टिकल 370 क्लोज 2, आर्टिकल 370 क्लोज 3। इस 1 के भी 4 अलग अलग डिवीजन हैं, A, B, C और D। इसको मैं पूरा बोलूंगा, आर्टिकल 370 A का सब क्लोज A, 1 का सब क्लोज A, ये आर्टिकल 371 का सब क्लोज B। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, लिख भी ऐसे सकते हैं, आर्टिकल 371A इस प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपको समझाऊंगा कि आर्टिकल 371 to 3 ABCD में किस प्रकार के वर्णन मिलते हैं हमको। देखिए सुनिए, सबसे पहले आर्टिकल 371A ये कहता है कि आर्टिकल 238 जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा।
आर्टिकल 238 कहां पर लागू नहीं होगा, तो ये J&K में लागू नहीं होगा। ठीक है, ये राज्य के लिए विधि बनाता है, तो राज्य के लिए विधि निर्माण की यहाँ पर पावर किसी और को दी गई है, और वो किस प्रकार से होगी ये हम लोग समझेंगे आर्टिकल 371 सब क्लोज बी के तहत। इसमें बी में कहा गया है कि अगर जो, ध्यान से सुनिएगा, अगर जो संसद को दो लिस्ट कोई भी, कौन कौन सी, पहला कंकरेंट लिस्ट अर्थात समवर्ती सूची, और यूनियन लिस्ट संघ सूची में कोई भी अधिकार या फेरबदल करना है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, तो अगर वो तीन विषयों से अलग है, तीन विषय कौन से मैंने आपको बताए थे बच्चों, एक तो रक्षा का, एक विदेशी मामलों का और एक संचार का, अगर इनसे कोई अलग विषय है तो यहां पर सीधे ऐसा नहीं होगा, यहां पर राष्ट्रपति इस बात का संकल्प निकालेगा, तथा यह जो राष्ट्रपति ने संकल्प निकाला, ऑर्डिनेंस निकाला, यह राज्य की परामर्श से निकलेगा। किससे आएगा, तो राज्य की परामर्श से आएगा। अर्थात बच्चों, अगर कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में कोई भी फेरबदल करना है जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए है और वो तीन विषयों से अलग है, तो राष्ट्रपति अपने संकल्प निकालेगा, तो राज्य की परामर्श से निकालेगा, नहीं कि पहले राज्य से पूछना पड़ेगा, उसके बाद ही राष्ट्रपति ये कार्य कर सकता है। ठीक है, यहां पर आगे सी में क्या लिखा हुआ है, ये सी कहता है कि आर्टिकल 1 आप सभी को पता होगा, शायद मुझे नहीं लगता बताने की आवश्यकता है, और आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई होंगे। ठीक है, ये सी ने कहा। डी ने क्या कहा, डी ने ये कहा कि अगर अदर आर्टिकल्स को, अन्य अनुच्छेदों को यहां पर लागू करना है, जम्मू एंड कश्मीर में लागू करना है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अन्य आर्टिकल्स को, अन्य अनुच्छेदों को अगर J&K में अप्लाई करना है, लागू करना है, तो वहां के राज्य की सहमति चाहिए। तो राष्ट्रपति ही इनको लागू कर सकता है। कैसे लागू करेगा, राज्य की सहमति से करेगा। ये डी में कहा गया है। ठीक है, तीसरे में अगर देखा जाए, नहीं कि आर्टिकल 373 के तहत अगर देखा जाए तो इसमें किस प्रकार से इसको हटाया जा सकता है, तो ये लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 370 में अगर आंशिक रूप से अर्थात थोड़े में या फिर पूरे रूप से अगर बदलाव करना है कंप्लीटली, तो वहां की जो संविधान सभा है उसके कहने पर राष्ट्रपति आदेश निकालकर इसको समाप्त कर सकता है। ठीक है, ऐसा यहां पर कह दिया गया। अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने ये लिखा है, मैंने आपको बताया है आर्टिकल 370 इसमें 1 में ए, बी और सी और डी है। आर्टिकल 238 है जिसमें लिखा हुआ है संसद में, ये लिखा हुआ है बी में, सी में 1 और 370 आर्टिकल कैसे आएंगे, डी में ये लिखा हुआ है, और 373 में यहाँ पर इसको आंशिक लिए कंप्लीट रूप से हटाना हो तो संविधान सभा सिफारिश करेगी, तो ही ये काम हो सकता है। ठीक है, अब आर्टिकल 370 की अगर मैं बात करूं तो बच्चों आप लोग जानते होंगे कि अगर आपने भारतीय संविधान को ढंग से पढ़ा होगा तो ये भाग 21 में आता है, और इस भाग का नाम अगर मैं देखूं तो एक बड़ा बढ़िया सा रोचक नाम आपको यहाँ पर मिलता है। ये इसमें कहा गया कि ये अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध है। अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध।
यहाँ पर इसका शब्द इसके आर्टिकल के नाम के आगे भाग के नाम में जुड़ा हुआ है टेम्परेरी, ठीक है, अस्थायी। और ऐसा एक नहीं है जिसमें 370 में जुड़ा हुआ है, इसमें आर्टिकल 369 से आर्टिकल 392 तक आते हैं। मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूँ, 69 to 90 तक। इन सब के साथ अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध इनके साथ नाम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक समझौता हुआ, नागांव का समझौता। पंडित नेहरू ने 1962-61 में ये समझौता किया, और जब यहाँ पर 13वां अमेंडमेंट एक्ट कर दिया गया 1962 में, क्यों किया गया इसको भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये शब्द भी आप अच्छे से समझ जाओगे। नागाओं को जब, यानी कि नागालैंड को जब भारत में जोड़ना था, तो नागा उस समय बड़े हिंसक हुआ करते थे, ये अपनी संस्कृति के लिए जीने मरने के लिए तैयार थे। तो नेहरू ने इनको जैसे तैसे करके चलो मना लिया, उस समय नेहरू थे तो ये काम हो भी गया। तो 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962 यहाँ किया गया, क्योंकि नागाओं ने कहा कि आपने हमको 371 में रखा था इनको, नागालैंड को। इन्होंने कहा कि आपने हमको अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध में डाल दिया, ये तो आप टेम्परेरी कह रहे हो, अस्थायी है, कभी भी हटाया जा सकता है। तो हम अपनी संस्कृति की रक्षा किस प्रकार से करेंगे? फिर से वही वाद विवाद होंगे, आप अपने भविष्य के लिए छोड़ के जा रहे हैं वाद विवादों को। तो यहाँ पर एक नेहरू ने इनको खुश करने के लिए 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962 किया, और इस 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962 के तहत अस्थायी संक्रमण विशेष, यहां पर एक शब्द को इसमें ऐड कर दिया गया बच्चों, जिसका नाम था विशेष, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको पूरा पढ़ूंगा तो मैं कहूंगा कि 13वें संविधान संशोधन 1965 के तहत अस्थायी व विशेष एवं संक्रमणकालीन उपबंध, आज से इसका नाम पड़ गया टेम्परेरी एंड स्पेशल एक्ट्स, ठीक है। यहां पर इनका नाम पड़ जाता है। अब इसमें एक शब्द को ऐड किया गया 13वें संविधान संशोधन 1962 के तहत, जिसका नाम था विशेष, सही, यानी कुछ स्पेशल राइट्स देता था। तो हम यहां से कहने लगे कि धारा 370 जो है, अनुच्छेद 370 जो है, वो जम्मू एंड कश्मीर को एक विशेषाधिकार देती है, सही। लेकिन क्या विशेषाधिकार यहीं से ही प्रारंभ हुए, नहीं हुए, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। आइए आगे इस पे नजर डालते हैं इतिहास में। 370 मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 370 की रूपरेखा किस प्रकार तैयार हुई और कैसे कैसे बनी। वो चीजों को हम लोग समझते हैं। चलिए बच्चों, और चीजों को देखिए। यहां पर अगर आप दूसरी चीजों पर गौर फरमाएंगे तो आप पा सकते हो कि राष्ट्रपति की सहायता से ही हर बार अध्यादेश लाया जा रहा है और राष्ट्रपति के द्वारा ही यहाँ पर कार्य हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर नेहरू को भी क्यों नहीं लगा ऐसा? क्योंकि अगर आप देखोगे आगे चलकर तो कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी थी, और कांग्रेस की ही सरकार बच्चों कश्मीर में भी हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पर नेहरू को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं लगी कि ये दोनों के दोनों, या फिर मैं कहूँ कि नेहरू को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं लगी कि हम लोग जम्मू एंड कश्मीर में किस प्रकार से देखरेख करेंगे, क्योंकि दोनों ही कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार से सहमति लेकर राष्ट्रपति कार्य कर सकता था। क्योंकि आप जानते हो कि दोनों में अगर आप देखोगे तो इधर जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा है, फिर यहाँ के सदस्यों से सहमति लेकर ही केंद्र इस पर कार्य कर सकता है। तो वो सब कुछ चल रहा था उस समय तक, ठीक है। हालांकि नेहरू ने बहुत सारे कार्य किए उसके साथ, उसमें कुछ फेरबदल भी कर दिए, उसमें कुछ जोड़ दिया, उसमें कुछ जोड़ दिया गया, कुछ घटा दिया गया। 1951 में यहाँ एक संविधान सभा बनी, क्योंकि संविधान बनाना था। तो 1951 में एक संविधान सभा बनी, भारत की सहायता से, मदद से, भारत की पूछताछ में, एडवाइस पर ये एक संविधान बनाएंगे। और 1955 तक इन्होंने अपना एक संविधान तैयार कर लिया, 1956 तक, सॉरी। तो 1951 में यहाँ पर एक संविधान सभा का गठन किया गया। जम्मू एंड कश्मीर की बात चल रही है अभी।
और 1956 तक यहाँ पर संविधान को तैयार किया गया तथा लागू कर दिया गया। तो 26 नवंबर, क्योंकि हमारी भी तारीख है तो सिंबॉलिक डेट हो जाती है। ये जम्मू एंड कश्मीर में इनका संविधान लागू कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर इनके संविधान पे अगर नजर डाला जाए, गौर फरमाया जाए तो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, राजा की पोस्ट अभी बरकरार थी, प्रधानमंत्री चल रहे थे, बन रहे थे। तो इनका एक अलग झंडा था, निशान थे अलग। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। अब इसी समय अगर मैं 1953 और 1954 की बात लूं, ये तो एक फैक्चुअल बात हो गई जो मैंने अभी लिखा कि ये संविधान सभा इस समय बनी और इस समय इसका लागू हुआ। लेकिन 1952, 1953 और 1954 में कुछ घटनाएं घटित हुई। क्या थी ये घटनाएं? 1952 में शेख अब्दुल्ला जो थे वो पाकिस्तान के करीबी हो गए और भारत से उन्होंने दूरियां बना ली। अर्थात अगर देखा जाए तो 1952 में पाकिस्तान से में ज्यादा बातचीत करने लगे हैं, मिलने लगे हैं और भारत से दूरियां बना ली। तो इसी समय शेख अब्दुल्ला क्योंकि पावर में थे, प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे थे, तो शेख अब्दुल्ला ने कहा कि भाई हरि सिंह मेरी नजरों से दूर रहना चाहिए, हरि सिंह को हम बिल्कुल पसंद नहीं करता, ये इसकी गद्दी पर कोई और बिठाओ। अब कौन बिठाए? तो ऐसा करना था कि हरि सिंह भी नाराज ना हो और शेख अब्दुल्ला भी नाराज ना हो, तो हरि सिंह के पुत्र कर्ण सिंह को इनकी गद्दी सौंप दी। लेकिन आपने सुना होगा छोटी तीर घाव करे गंभीर, बिल्कुल सेम यही काम किया। शेख अब्दुल्ला को लग रहा था कि कर्ण सिंह तो बच्चा है, क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं, मैं इतना पुराना पारंगत हूं इन सब काम में, सब होल्ड मेरा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि 1953 में पंडित नेहरू के कहने पर कर्ण सिंह ने शेख अब्दुल्ला को तथा वहां की सरकार को बर्खास्त कर दिया तथा इनको उठाया गया और नजरबंद कर दिया गया। ठीक है, अब शेख अब्दुल्ला जो है भैया यहाँ से जा चुके हैं, यानी अब वे राजनीति में नहीं रहे हैं। कर्ण सिंह ने उनको बर्खास्त कर दिया यहाँ की सरकार को, जिसके प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला हुआ करते थे। सही। और यहाँ पर बच्चों 1954 में एक राष्ट्रपति का आदेश आया, जिसको कहा जाता है राष्ट्रपति आदेश 1954। और इसमें 35A को जोड़ दिया।